तो आज हम भारत के बैंकिंग सिस्टम की बिल्कुल जड़ तक जाने वाले हैं। वो कौन से दो कानून हैं जो ये पक्का करते हैं कि बैंकों में रखा हमारा पैसा महफूज रहे और पूरा सिस्टम मजबूती से खड़ा रहे। चलिए समझते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल, आखिर हम अपनी मेहनत की कमाई किसी बैंक को सौंप क्यों देते हैं? इसका सीधा सा जवाब है भरोसा। और ये भरोसा आता कहाँ से है? ये आता है एक मजबूत कानूनी ढांचे से, जो हम जैसे जमाकर्ताओं यानी कि डिपॉजिटर्स के हितों की हिफाजत करता है। इस भरोसे की कहानी का जो पहला हिस्सा है वो है आरबीआई एक्ट 1934। इसे आप ऐसे समझिए जैसे ये पूरे बैंकिंग सिस्टम का आर्किटेक्ट है। ये वो कानून है जिसने पूरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी की नींव रखी थी। तो सवाल ये है कि इस कानून का मेन मकसद क्या था? मकसद था भारत के लिए एक सेंट्रल बैंक बनाना, एक ऐसी संस्था जो पूरी इकोनॉमी के लिए एक गाइड और एक गार्डियन दोनों की तरह काम करे। और इसी कानून से 1935 में जन्म हुआ भारतीय रिजर्व बैंक यानी हमारे आरबीआई का। तो इस आर्किटेक्ट को मतलब आरबीआई को जिम्मेदारियां क्या-क्या मिली? देखिए, आरबीआई नोट छापता है, सरकार और बाकी सभी बैंकों के लिए ये बैंकर का काम करता है, और देश का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसे भी यही संभालता है। इसे आप इकोनॉमी के दिल की तरह समझ सकते हैं, जिसका हर काम ये पक्का करना है कि सिस्टम में पैसा सही और स्टेबल तरीके से बहता रहे। तो कुल मिलाकर इस कानून का सबसे जरूरी पॉइंट क्या है? इसने एक सुपरवाइजर बनाया यानी आरबीआई, और उसे बताया कि उसका मेन काम क्या होगा। मतलब टीम के लिए एक कप्तान तय कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास एक आर्किटेक्ट या कह लें कप्तान तो है, लेकिन बाकी खिलाड़ियों का क्या? मतलब जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके लिए रूल्स क्या होंगे? यहीं पर तस्वीर में आता है हमारा दूसरा कानून, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये है खेल की रूल बुक। अच्छा, ये कानून सबसे पहले तो एक चीज बिल्कुल साफ कर देता है कि बैंकिंग का कानूनी मतलब आखिर है क्या। आसान भाषा में कहें तो लोगों से पैसे जमा लेना ताकि उसे लोन या इन्वेस्टमेंट में इस्तेमाल किया जा सके और वो पैसा मांगने पर वापस भी किया जा सके। बस यही बैंकिंग है। तो जरा सोचिए, अगर किसी को एक बैंक शुरू करना हो तो ये रूल बुक हर कदम पर उसे गाइड करती है। सबसे पहले आरबीआई से लाइसेंस लेना होगा, फिर ये साबित करना होगा कि बैंक को चलाने के लिए जरूरी पैसा है, और एक बार बैंक खुल गया तो आरबीआई कभी भी आकर जांच पड़ताल कर सकता है। इतना ही नहीं, बैंक को बंद करना हो या किसी दूसरे बैंक में मिलाना हो, उसके लिए भी आरबीआई की ही हरी झंडी चाहिए। मतलब शुरू से आखिर तक सब कुछ नियमों में जकड़ा हुआ है। और हाँ, इस रूल बुक का एक सबसे जरूरी पन्ना ये है कि बैंक सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग का ही काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो आम लोगों के जमा पैसों से शेयर बाजार में नहीं खेल सकते या कोई फैक्ट्री नहीं चला सकते। ये नियम पक्का करता है कि बैंक का पूरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर हो, लोगों के पैसों को सुरक्षित रखना, ना कि किसी जोखिम भरे बिजनेस में लगाना। अब ये जो रूल बुक है ना, ये आरबीआई को कुछ बहुत ही तगड़े अधिकार देती है। जैसे आरबीआई तय करता है कि हर बैंक को अपने पास कितना कैश हर वक्त एक सेफ्टी नेट की तरह रखना ही होगा। आरबीआई ये भी देखता है कि बैंक किसे और कैसे लोन दे रहे हैं, और अगर कोई बैंक नियमों को तोड़ता है तो आरबीआई के पास उसकी मैनेजमेंट को हटाने तक की पावर है। ये सब इसलिए ताकि खेल हमेशा फेयर और सेफ रहे। चलिए अब एक काम करते हैं, इन दोनों कानूनों को आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि इनका फर्क और इनका कनेक्शन दोनों बिल्कुल साफ हो जाएं। एक तरफ है हमारा आर्किटेक्ट और दूसरी तरफ है उसकी रूल बुक। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन दोनों कानूनों में असल फर्क है क्या? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, 1934 का आरबीआई एक्ट जो है उसका पूरा फोकस आरबीआई की शक्तियों और उसके कामों पर है। ये एक फाउंडेशनल मतलब बुनियादी कानून है जिसने आरबीआई को बनाया। वहीं दूसरी तरफ 1949 का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बाकी सभी कमर्शियल बैंकों को रेगुलेट करता है। ये एक रेगुलेटरी कानून है जो आरबीआई को उन बैंकों पर कंट्रोल करने की पावर देता है। तो ठीक है, हमने इन कानूनों के बारे में तो जान लिया, लेकिन असली दुनिया में इसका मतलब क्या है? हम सब के लिए ये कानूनी ढांचे इतने जरूरी क्यों हैं? यहाँ पर इन दोनों का रिश्ता बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाता है। आरबीआई एक्ट ने सुपरवाइजर बनाया और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने उस सुपरवाइजर के हाथ में काम करने के लिए औजार थमा दिए। मतलब एक ने संस्था बनाई और दूसरे ने उस संस्था को चलाने की शक्ति दी। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? बहुत सिंपल है, दो अलग अलग कानून पर मंजिल सिर्फ एक।
जमाकर्ताओं के पैसों की हिफाजत करना और ये पक्का करना कि भारत का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम मजबूत और स्थिर रहे। यही वो बुनियाद है जिस पर हम सबका भरोसा टिका है। और जाते जाते एक सवाल, ये नियम लगभग 75 साल पुराने हैं। आज के ज़माने में जब पैसा तेज़ी से डिजिटल हो रहा है, क्रिप्टो और डिजिटल बैंकिंग की बातें हो रही हैं, तो क्या इन पुराने नियमों को भविष्य की चुनौतियों के लिए बदलने का वक्त आ गया है? ये एक सोचने वाली बात है।